हेलो फ्रेंड्स, हम कंपनी के समापन और विघटन के इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने समापन के जो दो प्रकार हैं उनके बारे में चर्चा की थी, जिसमें अधिकरण द्वारा समापन या अनिवार्य समापन की हमने बात की। आज हम कंपनी के विघटन की जो प्रावधान है और समापन और विघटन में जो अंतर है उसको विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि समापन एक प्रक्रिया है जो एक लंबी चलती है और विघटन उसका एक अंतिम बिंदु है, अंतिम चरण है, जहां पर कंपनी के लगभग सभी कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं और विघटन के साथ ही कंपनी का वैधानिक अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो विघटन के साथ साथ कंपनी का नाम कंपनियों के रजिस्टर में से हटा दिया जाता है और बहुत सारे जो प्रावधान हैं विघटन के बारे में वो होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहली बात आती है विघटन के लिए आवेदन समय। जब कंपनी के सभी कार्यकलापों का समापन हो जाता है, तो सारे कार्यकलाप समाप्त हो जाते हैं तथा कंपनी समापक कंपनी के विघटन के लिए अधिकरण को आवेदन कर देता है, तो वो विघटन का आवेदन समय माना जाता है। विघटन के लिए आदेश, अधिकरण कंपनी के लिए आदेश कुछ दशाओं में दे देता है, जिसमें पहली दशा जब कंपनी समापक कंपनी के विघटन के लिए अधिकरण को आवेदन करता है, उस दशा में विघटन के लिए आदेश दिया जा सकता है। और दूसरा, अधिकरण की जब ये राय हो कि मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी के विघटन का आदेश देना उचित होगा, न्यायोचित होगा, तो ऐसे स्थिति में भी अधिकरण विघटन का आदेश देता है। विघटन के आदेश की तिथि से ही कंपनी का विघटन माना जाता है। आदेश की प्रति रजिस्ट्रार के पास फाइल करना। जब कंपनी समापक समापन के आदेश के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास समापन आदेश की प्रतिलिपि फाइल करता है, रजिस्ट्रार उस कंपनी से संबंधित रजिस्टर में कंपनी के विघटन के तथ्यों का उल्लेख कर देता है। तो रजिस्ट्रार के पास विघटन के आदेश को फाइल कर दिया जाता है। कुछ दंड के प्रावधान भी हैं। यदि कंपनी समापक आदेश की प्रति आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में अगर त्रुटि करता है, तो कंपनी समापक को 5,000 रुपये प्रति दिन तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है और ये तब तक जारी रहेगा जब तक कि ऐसा दोष जारी रहेगा। धारा 302(4) में ये स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि यदि समापक आदेश की प्रति आदेश की तिथि से 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करने में त्रुटि करता है, तो कंपनी समापक को 5,000 रुपये प्रति दिन तक के अर्थदंड से दंडित किया जा सकता है, जब तक कि ये त्रुटि, ये दोष जारी रहता है। तो ये दंड का प्रावधान भी इसमें है। और जो विघटन का जो व्यर्थ घोषित किया जा सकता है कभी कभी, तो अधिकरण विघटन के आदेश की तिथि से 2 वर्ष के भीतर विघटन के आदेश को व्यर्थ घोषित कर सकता है। अधिकरण ऐसा आदेश कुछ स्थितियों में जारी कर सकता है। कंपनी समापक अगर ऐसा कोई आवेदन करे या किसी अन्य व्यक्ति के आवेदन पर अगर अधिकरण को उसमें उसका हित लगे, तो भी इस प्रकार का किया जा सकता है। अधिकरण ऐसा आदेश कुछ शर्तों के अधीन जारी करता है। इस आदेश के बाद यह माना जाता है कि कभी भी कंपनी के विघटन का आदेश नहीं दिया गया था। आवेदक विघटन के आदेश को व्यर्थ करने वाले आदेश की प्रति उस आदेश के 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रार के पास फाइल करेगा। इस समय सीमा को 30 दिनों के लिए बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसा होने पर बढ़ाई गई अवधि में आदेश की प्रति फाइल की जा सकती है। यदि आवेदक इस समय में आदेश की प्रति फाइल करने में असफल रहता है, तो उसे 10,000 रुपये प्रति दिन तक के अर्थदंड से तब तक दंडित किया जा सकता है जब तक ऐसा दोष जारी रहता है। तो ये दंड के कुछ प्रावधान हैं जो कि समापक के ऊपर, अगर वो प्रावधानों की पालना नहीं करता, तो समापक के ऊपर लगाए जा सकते हैं, जुर्माने किए जा सकते हैं।
अब हम बात करें कि कंपनी के समापन और विघटन में अंतर क्या है, तो बहुत मोटा अंतर है। समापन और विघटन में बहुत अंतर है। समापन एक प्रक्रिया है, कंपनी को धीरे धीरे शनय शनय एक प्रक्रिया के अनुसार समाप्त करने की प्रक्रिया जो है वो वाइंडिंग अप या जिसको हम समापन कहते हैं, और डिसोल्यूशन उसका अंतिम बिंदु है, विघटन है। हम इसका कुछ आधारों पर अंतर स्पष्ट करें तो इसका समापन का आशय है कि समापन एक प्रकार से एक प्रक्रिया है, एक चरणबद्ध प्रक्रिया है जिसके अधीन कंपनी की संपत्तियों से धन वसूल किया जाता है और ऋणों का भुगतान किया जाता है, और अगर कुछ शेष रहता है, अधिशेष रहता है, तो उसे कंपनी के सदस्यों में वितरित किया जाता है। तो ये समापन की एक प्रक्रिया है। और दूसरी तरफ विघटन, विघटन एक अंतिम चरण है, एक अंतिम बिंदु है, एक अवस्था है जब कंपनी के समापन के सभी चरण पूरे हो जाते हैं और कंपनी के कार्यकलापों को समाप्त कर दिया जाता है, तो उस अंतिम बिंदु को विघटन या डिसोल्यूशन कहते हैं। दूसरी बात आती है अस्तित्व की। जब तक कंपनी के समापन की कार्यवाही चलती रहती है, कंपनी का वैधानिक अस्तित्व बना रहता है, लेकिन विघटन होते ही कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है और ऐसी स्थिति में कंपनी चलती हुई नहीं रह सकती है, उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाता है। तीसरी बात आती है व्यवसाय के संचालन की। समापन की प्रक्रिया के दौरान कंपनी के व्यवसाय का संचालन किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना जब ये माना जाता है कि कंपनी के हित में है या हित में हो, तो ऐसी स्थिति में कंपनी का व्यवसाय संचालित किया जा सकता है। लेकिन विघटन के बाद कंपनी के अस्तित्व का अंत हो जाता है और अंत हो जाने के बाद कंपनी के व्यवसाय को संचालित नहीं रखा जा सकता। तो विघटन के बाद व्यवसाय का संचालन नहीं होता। नेक्स्ट बिंदु आता है निर्णय का। कंपनी के समापन का अंतिम निर्णय अधिकरण के द्वारा या कंपनी के सदस्यों तथा लेनदारों के द्वारा किया जाता है, लेकिन जो विघटन का निर्णय है वो अधिकरण के द्वारा किया जाता है, जो कंपनी अधिकरण है उसके द्वारा किया जाता है। फिर बात आती है कंपनी समापक की। अंतर का बिंदु एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। समापन के प्रारंभ के साथ ही, समापन एक प्रक्रिया है और समापन की प्रक्रिया के प्रारंभ के साथ ही कंपनी समापक की नियुक्ति कर दी जाती है और वही कंपनी का पूरा संचालन और नियंत्रण अपने पास रखता है। तो कंपनी समापक अपॉइंट होता है समापन की प्रक्रिया प्रारंभ होने के साथ ही। लेकिन दूसरी तरफ जो विघटन है, विघटन के साथ ही समापक की नियुक्ति भी समाप्त हो जाती है। ये इम्पोर्टेंट बात है। विघटन के बाद चूंकि सारे कार्य समाप्त हो जाते हैं तो समापक की भी आवश्यकता नहीं रहती और समापक की नियुक्ति समाप्त हो जाती है। फिर बात आती है ऋणों के प्रमाणन की। समापन की कार्यवाही के दौरान कोई भी व्यक्ति कंपनी के विरुद्ध अपने ऋण को प्रमाणित कर सकता है, अपने ऋणों का प्रमाणन कर सकता है और कंपनी को ऋण के भुगतान के लिए उत्तरदायी ठहरा सकता है। लेकिन विघटन के पश्चात कोई भी व्यक्ति कंपनी को ऋणों के भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता, क्योंकि कंपनी समाप्त हो जाती है तो उसके बाद सारी कार्यवाही समाप्त हो जाती है। तो विघटन के बाद कोई भी व्यक्ति कंपनी को ऋणों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं ठहरा सकता। अब बात आती है कंपनी पर वाद प्रस्तुत करने की। तो जो समापन की प्रक्रिया चल रही होती है तो उसके दौरान करों और अन्य दायित्वों के लिए कंपनी के ऊपर वाद प्रस्तुत किया जा सकता है, क्योंकि समापन की कार्यवाही चल रही होती है, कंपनी अस्तित्व में होती है। लेकिन जो विघटन है, कंपनी के विघटन के बाद कंपनी पर किसी प्रकार का किसी आधार पर वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। बेसिकली कारण क्या है? कंपनी का अस्तित्व समाप्त हो गया है, कंपनी समाप्त हो गई है, तो उसके ऊपर वाद भी प्रस्तुत नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो गया है। तो कंपनी के समापन के दौरान वाद किया जा सकता है, लेकिन कंपनी के विघटन के बाद कंपनी पर किसी भी आधार पर कोई भी वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। आदेश
आदेश की बात आती है कि समापन का आदेश सदैव विघटन के आदेश से पहले दिया जाता है, क्योंकि विघटन आखिरी बिंदु है। तो समापन का आदेश हमेशा विघटन से पहले आएगा। विघटन के आदेश के बाद सब कुछ समाप्त हो जाता है, तो समापन के आदेश से पूर्व कभी भी नहीं दिया जा सकता। विघटन तो अंतिम बिंदु है, और अंतिम बिंदु के पश्चात किसी प्रकार का कोई वैधानिक अस्तित्व नहीं रहता, तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो इस प्रकार से विघटन और समापन में आमूलचूल फर्क है, मोटा अंतर है, और वाइंडिंग अप एक प्रक्रिया है कंपनी को धीरे धीरे समाप्त करने की, और डिसोल्यूशन उसका अंतिम बिंदु है। विघटन उसका आखिरी पड़ाव है, आखिरी चरण है।